हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीसियस। तो चलिए हम लोग अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए अभी तक जो है जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर करवा दिया गया है, इसी तरह से 60 नोट्स के माध्यम से। ये जो है अप्रैल वाला थोड़ा सा जो है लेट हो गया है, एक्चुअली एग्जाम वगैरह की वजह से अप्रैल का जो है करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया है। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है, मात्र 25 रुपीज़। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। मई का जो है करंट अफेयर्स जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज एवं सरकारी ई मार्केट प्लेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में जेम पोर्टल बोलते हैं। तो जेम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो इससे लाभ क्या होगा, इससे स्थानीय कुटीर उद्योग को लाभ होगा। स्थानीय कुटीर उद्योग को अपनी बिक्री के लिए एक मजबूत अवसर प्राप्त होगा इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20। यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा 25 अप्रैल 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी किया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से जो है अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे संबंधित रिपोर्ट में कुल स्वास्थ्य व्यय में जो हिस्सा है उसके संदर्भ में जो है उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि आउट ऑफ पॉकेट व्यय यानी कि जेब से जो स्वास्थ्य पर खर्च किया गया है वो 2014-15 में कितना था, 62.6% था और 2019-20 में वो घट करके कितना हो गया है, 47.1% हो गया है। ठीक है, तो जेब से स्वास्थ्य पर जो खर्च का आंकड़ा है रिपोर्ट के अनुसार उसमें जो है गिरावट आई है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो इसमें जो है वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत ही माइनर वृद्धि हुई है। 2014-15 में कितना था, यह व्यय 1.13% था। ठीक है, 14-15 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय कितना था, 14-15 में कितना था, 1.13% था और 19-20 में कितना था तो 2019-20 में यह जो है बढ़ करके हो गया है 1.35%। ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। तो भारत में जल निकायों की प्रथम गणना किसके द्वारा कराई गई है तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये गणना कराई गई है। और इस गणना के अनुसार है ग्रामीण क्षेत्र में 97.1% और शहरी क्षेत्र में 2.9% जल स्रोत पाए गए हैं। ठीक है, तो जो है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो है जल स्रोत पाए गए हैं लगभग 97% और शहरी क्षेत्र में लगभग 3% जल स्रोत पाए गए हैं। ये आंकड़े जो है याद रखिएगा, मेंस में भी इसका आप जो है यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 800 किलोमीटर सीमा को लेकर के जो है विवाद है। यह विवाद समझौता 9 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जो है हुआ है। दोनों राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिएगा एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब जो है दो राज्यों के बीच कोई विवादित सीमा होती है और उसके संदर्भ में कोई समझौता होता है तो वहाँ के जो है जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जो है सर्ट इन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जो है
आरटीआई यानी कि जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से छूट मिल सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसकी स्थापना आईटी एक्ट 2000 के तहत 2004 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें जो है हमारे इस नोट से जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जो जुलाई से अभी तक मार्च तक जो करवाए गए हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। सारे साक्ष्य जो है आपको टेलीग्राम पर, लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। 12 मई को जो है पेपर हुआ है। 12 मई के बाद जो है 14, 15, 16 मई के बीच में जा कर के आप देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर पिक सेंड कर दिया गया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। देखिए अंजी खड्ड रेल ब्रिज, ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है और इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है तो याद रखिएगा अंजी नदी पर किया जा रहा है। और अंजी नदी किसकी सहायक नदी है? चीनाओं की जो है सहायक नदी है। ये जो है कटरा को रियासी खंड से जोड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सामाजिक घटनाक्रम देखते हैं। देखिए तीसरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो इसको जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? याद रखिएगा टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संबंधित रिपोर्ट या सूचकांक जो भी है उसको जारी करने वाला कौन है। ठीक है, तो संस्था का नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है जारी करने वाली संस्था का नाम। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। तो इसमें जो है हाई कोर्ट के संदर्भ में जो है रिपोर्ट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक औसत पेंडेंसी, मतलब किस राज्य के हाई कोर्ट में सर्वाधिक औसत पेंडेंसी है, यानी कि जो है सर्वाधिक है मामले पेंडिंग हैं। तो इसमें जो है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक केस क्लियरेंस के मामले में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। चलिए देखते हैं। देखिए विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसमें सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुमान है कि 2023 के मध्य तक भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और बन भी गया है भारत। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ आरक्षण बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है शामिल किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भारतीय संविधान में जोड़ने का उद्देश्य ये था कि जमींदारी उन्मूलन और सुधार कानूनों पर जो न्यायिक समीक्षा थी उससे जो है संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो संरक्षण प्रदान करने हेतु ताकि जो है न्यायालय में कोई इसके संदर्भ में जो है चुनौती ना दे सके। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह के द्वारा आंध्र प्रदेश के किबथू से किया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इसको मंजूरी कब मिली है? 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। और इसकी अवधि कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी अवधि 2022-23 से 2025-26 तक की इसकी अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य है चीन के साथ भारत की सीमा के सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का सुधार करना। इसमें शामिल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात करें तो इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब विरासत और संस्कृति के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए अंबेडकर सर्किट, अंबेडकर सर्किट के
प्रथम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो याद रखिएगा दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहीं से अंबेडकर सर्किट के प्रथम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, यह हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। और इसको जो है कब प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा अंबेडकर सर्किट को 2016 में प्रस्तावित किया गया था। देखो अपना देश पहल के तहत इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये ट्रेन जो है अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों से होकर के गुजरेगी, जैसे महू जो है मध्य प्रदेश में है जहाँ पर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई इत्यादि स्थानों से होकर के ये ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, अंबेडकर सर्किट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले। इनकी जयंती जो है 11 अप्रैल 2023 को मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। इनको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा विट्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, और इनका जो है समाज को क्या योगदान इन्होंने दिया था? तो समाज में इन्होंने विधवा पुनर्वास, शिशु हत्या रोकथाम, महिला शिक्षा, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो समाज सुधार में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1873 में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना गुलामगिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी किसकी रचना है, या तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फूले की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पर वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सौराष्ट्र तमिल संगमम, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ है। ये आयोजन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किया गया है। ठीक है, और ये जो है गुजरात तमिलनाडु के बीच संस्कृति और विरासत को रेखांकित करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की बात करें तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इस तरह से जो कार्यक्रम और योजनाएं हैं उससे संबंधित जो लॉन्चिंग ईयर है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खास करके मैच कराने के लिए परीक्षाओं में दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में किया गया था, और ये शुभारंभ पटेल की 140वीं जयंती पर की गई थी। सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा 10 अप्रैल 2023 को दिया गया है। और किसके द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए भारत में जो उद्यम हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न कंपनियों की बात करें तो भारत में ऐसी जो है 12 कंपनियां हैं वर्तमान समय में। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। देखिए मिनी रत्न जो कंपनियां हैं इनको 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो श्रेणी फर्स्ट और दूसरी श्रेणी सेकंड। फर्स्ट श्रेणी में जो है 62 कंपनियां हैं, 62 कंपनियां हैं, और सेकंड श्रेणी में 12 कंपनियां हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम है ये जो है श्रेणी फर्स्ट में जो है शामिल हुई है, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में शामिल हुई है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए
संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में संशोधित CGTMSE योजना के नाम से जाना जाता है। इसका शुभारंभ MSME मंत्री नारायण राणे के द्वारा किया गया है। ये जो है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ की गारंटी प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कोष प्रदान की जाएगी। इस योजना को कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा इस योजना को 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उड़ान 5.0, यानी कि ये उड़ान योजना का 5वां चरण है। इसका शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि जो है ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस चरण में पहले चरण की 600 किलोमीटर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक है। उड़ान योजना कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा उड़ान योजना का जो मूल संस्करण था वो 2016 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए GI टैग, अभी हाल ही में भारत के 33 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10, तमिलनाडु के 11, जम्मू कश्मीर के 8, मध्य प्रदेश, लद्दाख, बिहार और छत्तीसगढ़ के एक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो हम जो है उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को देखते हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बनारस पान, रामनगर भंता बैगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस हींग, सजर पत्थर, क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, बखिरा पीतल बर्तन, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला और नगीना लकड़ी शिल्प। ये जो है 10 उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं जिनको जो है GI टैग प्रदान किया गया है। तो इनका एक बार जो है लिस्ट जो है देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा विश्व बैंक। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा 139 देशों में भारत का 38वां स्थान है। 2014 में 54वां स्थान था और 2018 में 44वां स्थान था और 2023 में 38वां स्थान हो गया, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन में भारत के द्वारा सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत के रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियम, इसको जो है मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा यूरोपीय संसद के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इसका लक्ष्य है अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजार को सरकारी विनियम में लाना, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर अभी किसी का नियंत्रण नहीं है, जो कि अनियमित है और इसका जो है अनेक जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो है अन्य प्रकार की जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो है इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है व्यापक स्तर पर। यही कारण है कि सरकार इस पर जो है नियंत्रण लगाने का जो है प्रयास कर रही है, इसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये जो है मंजूरी यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विंडफॉल टैक्स, इसको केंद्र सरकार के द्वारा 6400 रुपये प्रति टन के दर से कच्चे तेल पर लागू किया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या है, देखिए सरकार द्वारा अप्रत्याशित और औसत से ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों पर एक मुश्त लगाया गया टैक्स विंडफॉल टैक्स कहलाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है और वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा क्राइसिस हो जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है जिससे तेल का दाम अचानक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंपनी को अप्रत्याशित लाभ हो रहा है, यानी कि
जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी, जितनी अपेक्षा नहीं की गई थी उससे ज़्यादा उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाभ पर विंडफॉल टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वो टैक्स एक मुश्त लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉक्स ट्रेडिंग, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बॉक्स ट्रेडिंग संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है और निवेशकों को भी जो है सचेत किया गया है। अब आपके मन में आएगा कि बॉक्स ट्रेडिंग क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए अनौपचारिक ट्रेडिंग जो कि स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर है, यानी कि सेबी में पंजीकृत नहीं है, ऐसे जो है ट्रेडिंग को बॉक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग 2023, तो स्प्रिंग मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो याद रखिएगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यह मीटिंग हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, इसका प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए संघाई सहयोग संगठन इंटर बैंक कंसोर्टियम, इसको जो है गोवा में आयोजित किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एससीओ की बात करें यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका गठन जून 2001 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर चीन की कैपिटल बीजिंग में है। ठीक है, तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है, पूछ लिया जाता है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर है, तो लोग जो है संघाई देख करके संघाई मार देते हैं और विकल्प में संघाई रहता भी है, तो गलती करके लोग चले आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। ठीक है, और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाटो, नाटो का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नवीनतम सदस्य फिनलैंड है जो कि इस संगठन का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड के बारे में कहा जाता है यह झीलों का देश है, तो याद रखिएगा झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जो कि क्या नाम है, सोवियत संघ के विरुद्ध गठित किया गया था 1949 में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका जो है गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नार्डिक देशों की बात करें तो फिनलैंड जो है एक नार्डिक कंट्री है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नार्डिक देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। ये 5 देश जो है नार्डिक देश में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपेक प्लस, ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है। इससे जो मार्केट में आपूर्ति है वो प्रभावित होगी, जिससे जो है तेल के मूल्य में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, तेल और महंगा हो जाएगा। ओपेक की बात करें तो ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 13 सदस्य देश हैं इसके। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। ठीक है, ओपेक की बात हो रही है, यहाँ पर केवल ओपेक की बात हो रही है। ओपेक प्लस की बात करें तो इसका गठन 2016 में हुआ था। देखिए ये जो है केवल ओपेक है, ये जो है मूल संस्था है। ठीक है, सबसे पहले इसी का गठन हुआ था, इसमें कुल 13 सदस्य हैं। 2016 में 10 अन्य तेल उत्पादक देशों को इसमें शामिल कर लिया गया, तो इसको जो है अब संयुक्त रूप से ओपेक प्लस का नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेनकाकू द्वीप समूह, सेनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। यह जो है चीन और जापान के मध्य विवादित एक द्वीप समूह है। यहाँ पर जो है सैन्य हॉटलाइन स्थापित किया गया है दोनों देशों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2023 को आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य था सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालना। इसमें जो है
C-130 विमान और INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जो है ये विमान जो है इस अभियान में शामिल हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, भारत और रोमानिया के मध्य एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, इसके स्थापना की घोषणा भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे परीक्षाओं में। मैंने इसको जो है शॉर्ट कर दिया है, जो अनावश्यक जो है तथ्य थे उनको जो है निकाल दिया है। बस जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे उसी को जो है इस नोट्स में शामिल किया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, तो भारत को इसका सदस्य चुना गया है, 4 साल के लिए सदस्य चुना गया है और इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट है व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में CPTPP के नाम से जाना जाता है। इस पर जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यह वर्तमान सदस्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, तो व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता एक जो है इन देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें भारत शामिल नहीं है। नवीनतम सदस्य कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक, तो यह जो है कहाँ पर बैठक आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा, जापान के साप्पोरो में इसका आयोजन हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य है रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना। चलिए अब पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण, तो हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा, निसार उपग्रह के माध्यम से किया जाएगा। इससे अभी UPPSS में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो है किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो है पूरा नाम इसके नाम में ही जो है छिपा हुआ है आंसर, निसार। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से इस उपग्रह का निर्माण किया गया है। यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था UPPSS में। इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ ये होगा कि इससे जो उत्पन्न डेटा होगा उसका जो है भूधसाव की अग्रिम चेतावनी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं पर जो है लैंडस्लाइड की जो है घटना संभावित होगी तो अग्रिम चेतावनी जो है जारी करके वहां से लोगों को हटा लिया जाएगा, ताकि जो है जान माल की जो क्षति है उसको जो है कम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक से किया गया है। ठीक, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसे सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, इसको 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले किस नेशनल पार्क में इसे प्रारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से सर्वप्रथम इसको जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 1973 में लॉन्च किया गया था। 5वां बाघ गणना 2022, तो यहीं पर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसी जो है कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा 5वां बाघ गणना 2022
से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया है। ये जो है आंकड़ा कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसमें जो है उल्लेख किया गया है कि 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो 2967 थी और 2022 तक ये बढ़ करके 3167 हो गई है। यानी कि जो है इसमें 200 जनसंख्या, बाघों की जनसंख्या में 200 की वृद्धि हुई है। और यदि परसेंटेज की बात करें तो 6.7% की वृद्धि हुई है। भारत में जो बाघ की आबादी है वो विश्व की 75% है। ठीक है, तो विश्व की कुल आबादी का 75% बाघों की आबादी भारत में है, या यूँ कहें कि विश्व की कुल आबादी का 3/4 आबादी बाघों की भारत में है। चलिए देखते हैं। देखिए टाइगर रिजर्व, तो भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो याद रखिएगा 53 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए यदि आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से निकाला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से मैंने इसको निकाला है। यदि मान लीजिए कमीशन कोई और जो है डिजिट यहाँ पर रखता है 53 के अलावा, तो उसको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है सरकारी जो है वेबसाइट है, इसका साक्ष्य आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 53 है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसमें कितने देश शामिल होंगे, तो याद रखिएगा 97 देश इसमें शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी कैट्स को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना। कौन कौन से कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनको जो है सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का गठन किया गया है और इसका शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें कुल कितने देश शामिल होंगे, 97 देश शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गज उत्सव 2023, इसका उद्घाटन असम में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अभी आपने जो है प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा है, उसको कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1973 में लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसको जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसको 1972 में लॉन्च किया गया था। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार जो है यूपीपीसीएस आरओ में बार बार जो है पूछे गए हैं और भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, इसमें शामिल राज्यों के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए 3 श्रेणियां हैं। फ्रंट रनर श्रेणी, इसमें जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना को शामिल किया गया है। अचीवर श्रेणी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को शामिल किया गया है। सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022, तो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1850 के पश्चात 2022 पिछला 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया है। कितने साल के अंतराल पर किया गया है, 46 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया गया है। प्रथम आयोजन इसका कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम आयोजन इसका 1977 में अर्जेंटीना में हुआ था। इसका थीम क्या है, इसका थीम है आवर वाटरशेड मोमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की पहली जल निकाय गणना, इसको जो है
जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका आयोजन 2018-19 में किया गया था। सर्वाधिक जल निकायों वाले जिलों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर दक्षिण 24 परगना है जो कि वेस्ट बंगाल का जिला है, और दूसरे स्थान पर अनंतपुर है जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। ठीक है, ये जो है जिलों का जो है डेटा है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में पढ़ चुके हैं अभी आप। राज्यों में पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। जल निकायों का अतिक्रमण, तो सर्वाधिक अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क है, इसको जो है पहला फर्नार्नियम प्राप्त हुआ है। फर्नार्नियम का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर जो है फर्न का संग्रह किया जाता है, यानी कि जो है फर्न संग्रहालय को ही फर्नार्नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था, और यह जो है केरल का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो याद रखिएगा एराविकुलम नेशनल पार्क। देखिए भारत की पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना, इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है, और इसमें जो है कुल 179 अलग अलग पक्षियों की गिनती की गई है। मैंग्रोव पिट्टा की बात करें तो ये जो है पक्षी की एक प्रजाति है, और आयुषियन के द्वारा इसको संकटापन्न घोषित किया गया है। टेम्पो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। इसको जो है नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है वायुमंडलीय प्रदूषण को मापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोलावरम सिंचाई परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, और कहाँ पर स्थापित है? तो आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह जो है एक राष्ट्रीय बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह इससे जो है सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल जैसी सुविधा प्राप्त होती है। व्हीट ब्लास्ट क्या है? ये जो है एक कवक रोग है जो कि गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करता है, यानी कि गेहूं में लगने वाला एक कवक रोग है। ठीक है, व्हीट ब्लास्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम देखते हैं। देखिए नेशनल क्वांटम मिशन, इसको मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है, और इसकी जो है अवधि कब से कब तक है? तो ध्यान दीजिएगा इसकी अवधि है 2023-24 से 2030-31 तक इसकी अवधि है। क्वांटम मिशन लॉन्च करने वाले देशों में भारत का जो है 7वां स्थान है। भारत 7वां देश है जिसने जो है क्वांटम मिशन लॉन्च किया है। क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2, याद रखिएगा धवन 2 जो है एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। इसका परीक्षण है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, जो कि भारत की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग विक्रम 2 रॉकेट में किया जाएगा। सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का विकास करने में सफलता हासिल की है। वो कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान और भारत। स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में हैदराबाद में किया गया था, और यह जो है रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टिलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रह, ये कहाँ का उपग्रह है? तो ये जो है सिंगापुर का उपग्रह है, और इसको इसरो के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। और प्रक्षेपण में किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा PSLV C-55 का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो प्रक्षेपण व्हीकल का क्या नाम है? PSLV C-55। नेक्स्ट है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको स्थापित करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। INS इम्फाल, INS इम्फाल का समुद्री परीक्षण जो है शुरू कर दिया गया है। 2023 के अंत तक सेवा में शामिल हो जाएगा यह, ऐसा अनुमान लगाया गया है। INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित तीसरी स्वदेशी युद्धपोत है। तो ये जो है स्वदेशी युद्धपोत है, तीसरे क्रम की है। इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा INS इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा। प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो इसके तहत जो है 4 युद्धपोतों के निर्माण हेतु 2011 में एक समझौता किया गया था, एक अनुबंध किया गया था। सभी युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 है। तो याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के तहत जो 4 युद्धपोत बनाए जाएंगे उनको नौसेना में 2024 तक जो है शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 युद्धपोत विकसित किए जा रहे हैं उनको जो है विशाखापट्टनम श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम श्रेणी में 4 युद्धपोतों का जो जलावतरण किया गया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए INS विशाखापट्टनम का 2015 में जलावतरण किया गया है। INS मोरमुगांव का 2016 में किया गया है। INS इम्फाल का 2019 में किया गया है। INS सूरत का 2022 में किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ जो है प्रोजेक्ट याद रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत इनका जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिजिटल हेल्थ समिट 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन गोवा में किया गया है। इसका थीम है बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में RLV के नाम से जाना जाता है। इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। इसरो का जो है सहयोग DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। तो इस सफल परीक्षण में DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसरो का सहयोग किया है। RLV को 4.5 किलोमीटर ऊंचाई से गिराने हेतु भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर में RLV को रखा गया है और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको गिरा दिया गया है और इसने जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। ठीक है, RLV द्वारा अंतरिक्ष में एक से अधिक बार पेलोड लॉन्च किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण तथा यात्रा की लागत में कमी आएगी। देखिए अभी तक क्या होता था, एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए एक रॉकेट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रॉकेट सैटेलाइट को ले जाकर के अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में छोड़ देता था। उसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता था, रॉकेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। इससे लागत बहुत ज़्यादा पड़ता था। अब आप सोचिए एक ऐसा रॉकेट बना दिया जाए जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ले जाकर के निर्धारित कक्षा में छोड़ दे और वहाँ से वापस चला आए, फिर उसका प्रयोग किया जा सके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है बार बार इस जो है व्हीकल का प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे जो लागत होगी उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ जो अंतरिक्ष में कचरे की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर भी जो है नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब संक्षिप्तियाँ देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा कलिकेश नारायण सिंह देव को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था और भारत में निशानेबाजी खेल के लिए ये शीर्ष निकाय है। तो याद रखिएगा इसका संबंध निशानेबाजी खेल से है। अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं
सत्यदेव नारायण आर्य, इनके द्वारा इनको जो है शपथ दिलाया गया है। संजय असजीत सिंह, ये जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अजय सिंह को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। इसका कार्य है भारतीय व्यवसायों एवं उद्योगों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो भारतीय व्यवसाय एवं उद्योगों की रक्षा करना किसका कार्य है? एसोचैम का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव महिंद्रा का निधन हो गया। ये जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन थे। भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति थे। इनका नाम क्या है? केशव महिंद्रा। फेमिना मिस इंडिया 2023, इसकी विजेता कौन है? तो याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, इसकी विजेता हैं। ये 59वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा राज सुब्रमण्यन को इससे सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर नित्या अब्राहम को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको अमेरिकी यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जो है पोलैंड की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। याद रखिएगा राष्ट्रपति कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। फूड कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास से संबंधित मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना। फूड कॉन्क्लेव 2023 हैदराबाद। ठीक है। G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई है। चलिए अब कुछ चर्चित दिवस हैं, देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? हेरिटेज चेंजेज। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ राज्यवार घटनाक्रम है, देख लेते हैं। देखिए गोंड पेंटिंग कहाँ की है? तो गोंड जो है मध्य प्रदेश की जनजाति है, और मध्य प्रदेश की जनजातियों की एक जो है पेंटिंग है गोंड पेंटिंग, जिसको जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 28 मई को वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वीर सावरकर के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए वीर सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। इनकी ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। देखिए
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा। दूसरा बुक है हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू। तो ये जो है दोनों बुक याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथनॉल संयंत्र, तो मेथनॉल संयंत्र का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा असम में किया गया है। देखिए कोलकाता मेट्रो, तो हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर टनल से होकर के मेट्रो ट्रेन गुजरने का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? कोलकाता मेट्रो के द्वारा किया गया है। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा जो अंडर रिवर यात्रा पूरी करती है वो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका का उत्थान करना। देखिए कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। इसको यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिला है। 2005 में भारत का जीआई टैग भी यह प्राप्त कर चुका है। तो भारत का जीआई टैग कब मिला था? 2005 में मिला था, और 2023 में इसको यूरोपीय संघ का जीआई टैग भी मिल गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खेल घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए यूरोपीय संघ फुटबॉल संघ, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर शेफरिन को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डेविड वार्नर आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी करने वाले विदेशी कप्तान बने हैं। ये कहाँ के कप्तान हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। मियामी ओपन 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा हैं। क्या नाम है इनका? पेट्रा क्वितोवा हैं, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इनके द्वारा महिला एकल खिताब जीता गया है मियामी ओपन 2023 का। यह जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, और आयोजन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। स्विस ओपन 2023, स्विस ओपन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। इसका विजेता कौन है? तो ये जो है देख लीजिए, ये जो है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और इसका जो है पुरुष एकल विजेता कौन है? कोकी वतनवे हैं। कौन है? कोकी वतनवे। महिला एकल विजेता कौन है? तो महिला एकल विजेता पूर्ण पावी चोचू बोंग है। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन ये एक दो बार जो है रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। पूर्ण पावी चोचू बोंग, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पुरुष युगल। देखिए ये जो है भारतीय हैं, तो भारतीय यदि कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है। यश रणकिरेड्डी और सी शेट्टी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है स्विस ओपन 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जापान के केंटा निशिमोतो हैं, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया यम तुनजुंग हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? ग्रेगोरिया यम तुनजुंग नाम है, जो कि इंडोनेशिया के हैं। ये जो है महिला एकल खिताब की विजेता हैं, और उप विजेता कौन है? तो भारत की पीवी सिंधु हैं। यह एक जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो इसको याद रखिएगा। पीवी सिंधु जो है उप विजेता रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता है, और ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा अमन सहरावत ने जीता है।
जो कि पुरुषों के 57 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल श्रेणी में इन्होंने यह पदक जीता है। भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत ने जो है कुल 14 पदक जीता है। 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल जो है 14 मेडल भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसका विजेता कौन है? तो रेडबुल का मैक्स वर्स्टपेन है। कौन है? मैक्स वर्स्टपेन। चलिए कुछ वन लाइनर घटनाक्रम है देख लेते हैं। देखिए, अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो सबसे पहले जो है इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया के द्वारा की जानी थी, लेकिन अब इसके स्थान पर जो है अर्जेंटीना के द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा, अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी अर्जेंटीना के द्वारा की जाएगी। अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा, अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा हैदराबाद में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई पूछी जा सकती है, 125 फुट इसकी ऊंचाई है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। यहाँ से एक बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2022-23 में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, वह राज्य कौन सा है? केरल है। दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डे में टैक्सी बोट संचालित करने हेतु समझौता हुआ है। तो किसके किसके मध्य समझौता हुआ है? KSU एविएशन और एयर इंडिया के मध्य यह समझौता हुआ है टैक्सी बोट संचालित करने हेतु। ठीक है। फीफा द्वारा जारी विश्व रैंक में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने प्राप्त किया है। टाटा पावर के CEO और MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, प्रवीर सिन्हा नियुक्त हुए हैं। LIC के मुख्य निवेश अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? रत्नाकर पटनायक हुए हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है। मनाम दुरई पाटरी ये तमिलनाडु की बर्तन बनाने की एक अनूठी शैली है। इसको जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। तो आपका अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। मई 2023 का करंट अफेयर्स आपको जो है 14 से 15 जून के बीच में मिल जाएगा। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है, मात्र 25 रुपीज़। तो पर मंथ PDF का ये चार्ज है 25 रुपीज़। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।